देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम की खोज कहाँ से हमने की, हम जब हमको विजुअल लाइट का ज्ञान था, और विजुअल लाइट को जब हमने प्रिज्म से गुजारा तो हमने देखा वो 7 कलर में ब्रेक हो जाती है। लाइट वाइट ब्रेक नहीं होती है, हमारे माइंड ने देखा। अब जब बताया जाता है कि भाई लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उससे कलर वलर नहीं होते हैं, ठीक है। ये कलर जब हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं तो वहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट अलग अलग पहुंचती है, तो ब्रेन उन फ्रीक्वेंसी को उन कलर्स के रूप में देखता है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये नहीं लिखेंगे उसमें कलर नहीं होते हैं, तो हमने सातों कलर्स को एक एक जगह जो है एक स्पेक्ट्रम बना दिया, हमने कहा ये स्पेक्ट्रम है। तो उसी प्रकार से जितनी भी वेव हमें ज्ञात हुआ, जितने भी हम वेव को देख रहे थे, उनकी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी थी, अपनी अपनी वेवलेंथ थी, उनके अलग अलग हमने नाम दे दिए, ठीक है। अब उनका हमने एक सीरियल वाइज हमने उसकी वैल्यू रख दी, और हमने उसका नाम दे दिया पूरा एक बैंड है, ठीक है। ये इतनी वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ, उनका अलग अलग नाम हो गया, ठीक है। जैसे किसी कोई लंबा व्यक्ति है, कहें इसको लंबू कहा जाए, फिर छोटू छोटू थोड़ा छोटा हो गया मजरा कहा जाए, ऐसा ऐसे बैंड होता है ना, ठीक है। बहुत गोरा, कम गोरा, कल्लू, ऐसा वो कलर बैंड होता है। तो ऐसे हमने वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की एक रेंज दे दी, और उसको दे दिया हमने स्पेक्ट्रम, उसका नाम दिया हमने स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है चाहे तो वेवलेंथ की एक रेंज दे दी जाए, चाहे फ्रीक्वेंसी की एक रेंज दे दी जाए, चाहे कलर की, सब स्पेक्ट्रम कहलाते हैं, ठीक है। ये देखा गया कि दो प्रकार की वेव नेचर में है। एक तो मटेरियल वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, और जितनी वेव हैं उन सबको, चाहे वो गामा रेज हों, चाहे एक्स रेज हों, चाहे अल्फा बीटा तो खैर पार्टिकल होते हैं, चाहे माइक्रोवेव हों, चाहे रेडियो वेव हों, इंफ्रारेड हो, सबको उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये कौन सी वेव है, और इनको 7 भागों में बांटा गया, ठीक है। इनको 7 भागों में बांटा गया। उनके नाम हम पहले लिखते हैं। सबसे पहली है रेडियो वेव, पहली है रेडियो वेव, इनका ऑर्डर याद रखिएगा, रेडियो वेव, ठीक। दूसरी है आपकी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। तीसरी है आपकी इंफ्रारेड, अब इनका ऑर्डर याद करने का तरीका बता देते हैं, इंफ्रारेड। चौथी है आपकी विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा वायलेट। छठी है आपकी एक्सरेज और गामा रेज, एक्सरेज और गामा रेज, गामा रेज। वेवलेंथ के आधार पे, फ्रीक्वेंसी के आधार पे ये एक ऑर्डर बनाया गया, ठीक है। अब अभी बताया जाएगा कि बढ़ती हुई सबसे खतरनाक कौन सी वेव है, गामा रेज। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती तो खतरा ज़्यादा होता है, या वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर हम इन 7 में से कोई 4 वेव दे दें, इधर उधर नाम दे दें, और हम कहते हैं इनको फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखिएगा, तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप कहेंगे इन ऑर्डर को याद कैसे करें, तो याद करने कोई तरीका तो नहीं होता है। तो हमने एक नाम दिया रेड मास्टर। अब मास्टर इसलिए कहा, उसको मॉन्स्टर कहा जाता है, मॉन्स्टर नाम जानते हो, कि हमने मास्टर कहा तो अब ब्लैक मास्टर भी होता है। इन अ विलेज, इन अ विलेज इज अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ घोस्ट, इज अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ घोस्ट, एग्जाम्पल ऑफ घोस्ट। अब देखो ये आपके लिए लाभदायक है नहीं है हमको नहीं मालूम। 1 2 3 4 5 6 7 कहीं बढ़ गया। देखिए रेड बोले तो आर से रेडियो वेव, मास्टर्स का एम पकड़ो, ठीक है, तो माइक्रोवेव। इन ए का इन पकड़ो इंफ्रारेड, विलेज का वी पकड़ो, और इज इसी में आप कर दो क्योंकि इज का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अल्टीमेट का यू पकड़ो अल्ट्रावायलेट, एग्जाम्पल का एक्स पकड़ो एक्सरे, और घोस्ट का क्या पकड़ो गामा, जी पकड़ो गामा रेज। तो ये याद करने का तरीका है रेड मास्टर, या राहुल मास्टर बोल दो, या अरे जो भी आप बोल रहा हूँ, ठीक है,
रेड मास्टर इन अ विलेज, एक विलेज में है, इज द अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ घोस्ट। बिल्कुल भुतहा लगता है वो, जैसे हम खुद ही भुतहे लगते हैं। अब अगर हमारा नाम आर से, हाँ एक बात है, हो सकता है मेरा घर का नाम रानू है तो हम इसको ले सकते हैं रानू मास्टर। नहीं, घर का नाम रानू है तो रानू मास्टर इन अ विलेज, मैं गांव में रहता भी था, इज अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ घोस्ट। ठीक है परफेक्ट है ना। तो आप रेड मास्टर जगह रानू मास्टर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो याद हो गया ना। अब हम इन वेव्स को उठाएंगे, इनकी वेवलेंथ रेंज लिखेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज लिखेंगे, इनका प्रोडक्शन क्या कैसे हुआ, इनका यूज़ क्या है और इनकी खोज किसने की, अगर खोज का नाम दिया होगा तो। अब जो वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं वो हम एसएल अरोड़ा से उठाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में आप टैली कर लीजिएगा, आगे पीछे अगर हो तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर वैल्यू कम ज़्यादा हो तो उसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा जैसे मान लिया विजिबल लाइट है, अब 4000 से 7000 आप लिखते हैं गेस्ट्रॉम, लेकिन कहीं कहीं पर 4400 से 7300 है, 4300 से 7400 है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें होता है। ठीक है, अब एक एक वेव के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, तो ये रेडियो वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁴ से 10⁸ हर्ट्ज़, इनका वेवलेंथ 0.1 मीटर से बड़ी होती है। ये बहुत तेज़ी से अगर इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करें तो वहीं से जनरेट होती है। इसका यूज कम्युनिकेशन में है, हम जो बातचीत करते हैं दूर तक वेव जाती है वो रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, और इनकी जो डिस्कवरी है मार्कोनी किया, वो मार कोहनी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कोहनी मार है, मार्कोनी है। अब कहीं कोई कहे इसका साइंटिस्ट क्या होगा, साइंटिस्ट क्या है, अब बाद में नालायक बता तो रहे थे मार कोहनी तो वो कोहनी नहीं है। तो ये रेडियो वेव हुआ जाकर के, ये वैल्यू आप एनसीईआरटी से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका रेडियो वेव्स है। देखो रेडियो वेव्स बहुत दूर तक चलती तो हैं, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उनकी एनर्जी कम होती है, तो ये अपने आप नहीं जाती हैं, इनको कैरियर वेव होती है, वो लेके जाती है इसको, एक कैरियर वेव उसके ऊपर लद के जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक कोई नाटक आता है, वो एक लेडी होती है और भूत टाइप की, वो झाड़ू पे ऐसे बैठती है, एक आता है ना, नहीं हमें नहीं मालूम, एक हाँ चुड़ैल टाइप की एक लेडी होती है, वो एक झाड़ू ऐसे पकड़ती डंडे में, ऐसे बैठ के ऐसे चलती है। ठीक है, तो मान लीजिए जो लेडी बैठी है वो रेडियो वेव है और झाड़ू कैरियर वेव है जो उसको वहाँ ले जाती है। नहीं, तो ये आपका रेडियो वेव हो गया, यानी कि पहला वर्ड आपका रानू, ये हो गया जाकर के। दूसरी वेव है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में ही आप लोग खाने वाने आजकल बनाते हैं ना माइक्रोवेव, तो वहाँ पे वेव्स निकलती हैं। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁹ से 10⁻12 हर्ट्ज़ होती है। वेवलेंथ ये को वैल्यू तो नहीं याद कर पाओगे, नहीं क्यों नहीं याद कर पाओगे, इंसान नहीं हो क्या, याद कर लोगे, लेकिन एक चीज़ जरूर याद कर लीजिएगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए क्रम में याद कर लीजिएगा। ये जो हम बता रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में बता रहे हैं, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसके बाद वाले की उससे ज़्यादा, बाद उससे ज़्यादा, और वेवलेंथ के घटते क्रम में बता रहे हैं, वेवलेंथ घटती जाएगी। इसका वेवलेंथ 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। अब इसका जो प्रोडक्शन है ना, ये इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ाया जाएगा बड़े क्लासेस में, एक कैलिस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन वाल्व होता है। मैग्नेट्रॉन तो आप जानते हैं, मैग्नेट्रॉन अलग चीज़ होती है, सॉरी साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा है, मैग्नेट्रॉन नहीं आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आप फिलहाल याद कर लो, आपको अब इसकी वर्किंग थोड़ी बताने हम जा रहे हैं। इसका यूज़ रडार सिस्टम में होता है। हम क्या करते हैं कि माइक्रोवेव को भेजते रहते हैं अपने रडार में। ठीक है, ये जाके कहीं से टकरा के वापस लौट के आ जाती है। तो ऐसे हमने माइक्रोवेव भेजा और वो जा करके चली गई, वापस नहीं लौट के आई, इसका मतलब कोई चीज़ से टकराई नहीं है। मैंने टकरा गई फिर वापस लौट के आएगी, हम समझ जाएंगे किसी चीज़ से टकराई है, रास्ते में कोई चीज़ है। तो अगर कोई हेलीकॉप्टर या कोई दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर है तो हम जान जाते हैं कि ये इसकी रेंज है और उससे हम आइडिया लगा ले जाते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी मार्कोनी साहब ने इन्होंने किया था। ठीक, रडार में इसका यूज़ किया जाता है। एक हमारे नेता थे, वो उन्होंने कहा था रडार जो है वो उसमें काम नहीं करता, जब बादलों के बीच छुप जाता है रडार से वेव नहीं निकलती है। नहीं, उनका नाम नहीं बताएंगे, तो बहुत बड़े योग्य हैं, सबसे योग्य इंडिया में वही हैं, उन्होंने ही कहा था। ठीक, नोट करिए, नहीं नाम नहीं बताएंगे। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻11 से 5×10⁻14 होती है। इनका लैम्डा 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ज़रा ध्यान समझिएगा, हम जानते हैं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं उसके चारों ओर। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। जब आप बाहर से इस किसी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके किसी हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है, लेकिन वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद वापस लौटता है। अब देखो, जो वो लोअर एनर्जी से हायर में गया, एनर्जी गेन की,
अब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो एनर्जी जो होगी वो हमारी इंफ्रारेड हो सकती है। वो डिपेंड करती है किस एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। तो हमने रिमोट में क्या करते हैं, रिमोट में जब आप ऑन करते हो ना तो आप करंट सप्लाई करते हो। करंट सप्लाई करने से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल में ये एक्शन होता है, तो यहाँ से एनर्जी निकलती है आपकी, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस ऑफ एटम से बनती है। इसका यूज़ क्या होता है, टीवी रिमोट में होता है। ये बहुत दूर तक नहीं चलती, ध्यान रखिएगा, बहुत दूर तक नहीं चलती है, यानी बहुत दूर तक मतलब वैसे तो चलेंगी आपकी, लेकिन मतलब एक डेफिनेट रेंज तक चलेंगी। ग्रीन हाउस में इसका यूज़ होता है। ग्रीन हाउस हमने बताया था एक बार, सर्दी में जहाँ जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधों को सर्वाइव करने में दिक्कत होती है, वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम उसको गर्मी चाहिए और वहाँ सर्दी बहुत है, तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कांच या प्लास्टिक फाइबर के बड़े बड़े टैंकर बना दिए, उसके अंदर प्लांट्स बो दिए, ठीक है। अब ऊपर से लाइट डाली, अब लाइट उसके अंदर जो जाएगी ज़्यादा एनर्जी वाली जाएगी। जब लाइट उस कांच के बक्से पे गिरेगी तो थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ी अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो बन जाएगी इंफ्रारेड। अभी वापस नहीं आ सकती ना, वापस आना चाहेगी तो उस कांच को तोड़ के आने में इसको दिक्कत होगी ना, तो ये वो उसी के अंदर बनी रहती है। और फोटोग्राफी में जहाँ पर बहुत ही मतलब कोहरा वगैरह होता है या बहुत ज़्यादा फॉगी होता है तो वहाँ पर फोटोग्राफी इससे की जाती है, ठीक है। जैसे जो हमारे जो कैमरे होते हैं, नाइट विजन कैमरे वगैरह होते हैं, उसमें भी इस लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसका जो डिस्कवरी थी वो विलियम हर्शेल ने की थी, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। ये विजिबल लाइट है, फ्रिक्वेंसी 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14, बहुत स्मॉल सा रेंज है। वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ एक घटते हुए क्रम में हम लिख रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ा। हम 400 से 700 लिख सकते थे ना, लेकिन घटते हुए क्रम लिख रहे हैं। और ये ध्यान रखिए नैनोमीटर है, 7000 से 4000 ये एंगस्ट्रॉम होता है, ये नैनोमीटर लिखा हुआ है। प्रोडक्शन कैसे होता है, वही चीज़, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी आपकी इंफ्रारेड भी हो सकती है, वो अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, वो इसी में से विजुअल लाइट निकलती है, ठीक है। अब यूज़ हम जानते हैं टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अब वो अलग की बात है जिसके लिए वर्ड ब्यूटीफुल ना हो तो अगली वर्ड लिख दो, देखना तो पड़ेगा, ठीक है। घर में लड़ाई हुए हैं, बड़ी आई हैं, कल लो कहीं की, हाँ तुम कल हाँ तुम, लड़ाई कर रहे हैं, तो यानी उसमें भी देखना होता है ना, तो अगली वर्ड लिख दो। और इसकी डिस्कवरी कोई नहीं की, ये नेचर ने डिस्कवर किया है, तो ये डिस्कवर हटाओ, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बस आपको ये ऑर्डर याद रखना है जो बताया गया है, नोट करिए। देखिए अल्ट्रावायलेट आप जानते हैं, यूवी रेज, ठीक है। अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी 10⁻16 से 10⁻17 हर्ट्ज होती है। वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं इसलिए लिखा गया ऐसा, ठीक है। प्रोडक्शन वही है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। अब ज़्यादा हायर से ज़्यादा लोअर आएगा तो ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। यूज़ क्या है, फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं, फूड वगैरह में इसको रेस को डालने से उसके कीटाणु वगैरह मर जाते हैं। फोर्स डॉक्यूमेंट होता है, नकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आप बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपने कोई पिक्चर बनाई, बोले हमने बनाया है ये जो कौन सी थी, मोनालिसा की पेंटिंग थी, आपने फर्जी बना लिया, वो हमने बनाया, तो इसकी सहायता से उसकी एज वगैरह पता लगा देते हैं। फिंगरप्रिंट में डाल करके मालूम हो जाता है फिंगरप्रिंट किसके हैं। और स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है, और रेटर साहब ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। और इससे बचने का तरीका क्या है, नेचर में इससे हमको कौन बचाता है, ओजोन लेयर बचाती है, ठीक है। आप बता रहे हैं टूट रही है जो, तो आप क्या किया जाए, ठीक है, छतरी लगाओ, क्या दिक्कत है। वो यूवी क्रीम भी आती, हीरोइन लगा के ऐसे निकलती है, और यूवी क्रीम ऐसे कर देती, सुन से आओ, तो वो तो कहो बस चले, तो ये जो क्रीम बनाते हैं ना यूवी क्रीम, ये हीरोइन का लगा करके ओजोन लेयर में खोस दें ऊपर, मतलब ओजोन लेयर के ऐसे नीचे धक्का मारे, ओजोन लेयर से ऊपर निकल गई, ऐसे खड़ी आओ यूवी रेज, फिर नीचे ऐसे झांकेंगे, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस क्रीम को लगाओ, फिर हम लोग लगाएं, वो तो पहुंचा नहीं पाते, वरना दिखा भी दें। लिखिए अल्ट्रावायलेट रे। देखिए एक्सरे की खोज कैसे हुई, बाई चांस हो गई। हुआ यूँ कि एक रंजन साहब थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट मॉलिब्डेनम को ऐसे लगाया, ऐसे एक मॉलिब्डेनम लगाया, जैसे बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन टक्कर कराए, बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन टकराए। और जैसे इलेक्ट्रॉन टक्कर हुआ तो देखा कुछ अजीब टाइप की वेव्स यहाँ से निकली। ये वो वेव थी जो उस समय तक जितनी भी नॉन वेव थी उनमें से ये नहीं थी, एक अजीब टाइप की वेव थी, उनका नेचर मालूम नहीं था।
तो चूँकि अननोन थी तो कुछ नाम उसका रखना था, नाम रख दिया XYZ, कुछ भी रख दो, इसका नाम रख दिया उन्होंने एक्सरे। जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे इसका 99.8% एनर्जी तो इसको गर्म करने में खर्च हो रही थी, केवल 0.2% से एक्सरे निकल रही थी। ठीक है, तो ये एक्सरे की खोज हुई थी। वो जो एक्सरे ट्यूब लिख रहे हैं ना, वो एक्सरे ट्यूब में ऐसे बनता है। तो एक खोज तो रंजन साहब ने की थी, लेकिन एक साइंटिस्ट थे कुलिस साहब ने इसको कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया, और कॉमर्शियली अब यूज़ होता है तो कुलिस नली होती है, जो कुलिस ट्यूब होते हैं उसमें एक्सरे प्रोड्यूस होती है। इसकी वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर होती है। अच्छा, इसका यूज़ क्या है? देखो, इसका यूज़ तो बॉडी का एक्सरे पार्ट करने में हम करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं उनमें एक्सरे डाला जाता है। जब भाखड़ा नंगल डैम है, अब वो इतना मोटा है, मान लिया दीवार है, अब दीवार में कहीं क्रेक हो गई तो उसमें लगातार एक्सरे डाली जाती है बीच बीच में, कि कहीं कोई क्रेक तो नहीं है। ठीक है, जैसे डायमंड है, डायमंड में मान लिया बना दिया गया, उसमें एक्सरे डाली जाएगी, बीच में कहीं क्रैक तो नहीं है, तो क्रैक पता लगाने में हो जाता है। ठीक है, बॉडी का एक्सरे जो होता है, पहले तो पेट का भी एक्सरे होता था भाई। जब ये अल्ट्रासाउंड की खोज नहीं हुई थी तो पहले एक बड़ा एक हैवी टाइप का मटेरियल होता था, वो पिला दिया जाता था हमको, वो पेट में जाके फैल जाता था, और पेट का एक्सरे करते थे। अभी तो बोन्स का करते हैं, तो हम अलग अलग उसकी पावर की एक्सरे यूज़ करते हैं। जितना हाई वोल्टेज लगाओगे उतनी हाई पावर की एक्सरे मिलेगी, तो बोन्स से आर पार नहीं जा पाती हैं। तो बोन्स में कहीं क्रेक होता है तो वहाँ से आर पार चली जाएंगी, तो हम जान जाते हैं यहाँ पर क्रेक होता है। अब हमको दिखा दे कोई एक्सरे तो हमको तो हर जगह क्रेक नज़र आता है, और डॉक्टर पहचान जाते हैं लफड़ा क्या है। ठीक है, आपने फिल्म बादशाह में देखा होगा, शाहरुख खान एक चश्मा लगाए थे एक्सरे वाला। ऐसा कोई चश्मा नहीं आता है, ऐसा चश्मा है तो सब चश्मा पहन लें। एक्सरे जो चश्मा आता है उसमें आपका स्केलेटन दिखेगा। अगर हम वो लगा लें और आपको देखें तो आप जैसे वो होती है ऐसे वो दांत ऐसे हड्डी से हटा दो, हड्डी ऐसे ढांचा दिखाई पड़ेगा, और उस ढांचे के अंदर मान लें कहीं आपने सोना वोना छुपा रखा है तो हम जान जाएंगे ये होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ जादूगर में देखा होगा कि वो मोटरसाइकिल में काली पट्टी बांध करके वो शहर में घूमते जब कहीं जादू दिखाते हैं। एक्सरे कॉन्टेक्ट लेंस आते हैं, आप आँख में लग पहन लीजिएगा जा करके, तो वो करीब 3 मिलीमीटर कुछ दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, तो आप आँख बंद कर लोगे तो ऑलरेडी आप देख लोगे ना, तो हमने कॉन्टेक्ट लेंस पहन लिए और हल्का सा ऐसे कॉटन बांध दिया तो उससे देख सकते हैं ना हम। तो अब जब हमको बिजनेस करना है, लाखों रुपए कमाने हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं ना। तो शाहरुख खान वाला ऐसा कुछ होता नहीं, ध्यान रखिएगा। ये रंजन साहब ने इसकी खोज की थी, नोट करिए। एक्सरे गामा रेस लास्ट रे है, 10⁻18 से 10⁻22 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है। जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा उसकी एनर्जी उतनी ही, ये सबको मालूम था पहले से। पिक्चरों में देखा होगा, हीरो जब विलेन को मारता है तो पहले ऐसे लात उठाएगा, ऐसे नहीं मारता है, पहले ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे लात। तो घूमने से क्या बढ़ाता है, वो फ्रिक्वेंसी बढ़ाता है, और फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, एनर्जी। और वह ऐसे लात करता है और 10-5 को गिरा देता है। तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम होती है। ये रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, आप जानते हैं कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो अपने आप कुछ रेज निकालते थे, अपने आप निकालते हैं। ठीक है, उन रेस के बारे में सबसे पहले खोज किसने की थी, बेकुरेल साहब ने। आगे पढ़ाया जाएगा। बेकुरेल साहब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यूरेनियम वगैरह को लेकर के। ठीक है, तो उनके पास फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी, एक कपड़े में, एक काले उसमें लपटी हुई, और जब उन्होंने उसको यूज़ करना देखा तो देखा कि उस फोटोग्राफिक प्लेट में कुछ रिएक्शन हो चुकी थी, यानी कोई रेज उसमें पड़ चुकी थी। और जबकि कोई भी एक्सपेरिमेंट के समय कोई रेज उन्होंने डाली नहीं थी, तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि उस यूरेनियम से लगातार अपने आप कुछ रेज निकल रही हैं, जो वहाँ पड़ रही हैं वो अपने आप निकलती हैं। तो वही आपकी गामा रेज, अल्फा बीटा गामा तीनों निकलती है ना। अच्छा, अब इसका यूज़ क्या है, तो यूज़ बहुत इसके हैं। मेन आपका यूज़ रेडियोथेरेपी वगैरह में होता है। कैंसर वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, अब ज़्यादा तो डॉक्टर हम जानते नहीं, उनके कैंसर अफेक्टेड पार्ट में वो लगातार वैसे एक्सरे डालते हैं या गामा रेज डालते हैं। तो गामा रेज डालने से क्या होता है, कैंसर के जो कीटाणु होते हैं वो मरते तो नहीं है। भगवान कहते देखो तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, बहुत बड़े आदमी हो, ठीक है, ये लोग कोरोना इतना बड़ा मारो एक का। अब हम दे जूता चप्पल मारे, साले मरता नहीं है। ठीक है, अगर हमको थोड़ा सा सफलता हासिल भी कर लें तो एक और नया आ जाएगा। वो एक मतलब वो ये चैलेंज करता रहता है कि तुम ज़्यादा आगे आगे ना भागो। तो ये हम लगातार उस अफेक्टेड एरिया में डालते हैं, तो वो एक तरीके से स्लीपिंग मोड में रहते हैं, 1 मिनट वो सोए रहते हैं केवल, रेडियोथेरेपी जो होती है। ठीक है, और फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो अब ये तो सब ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। हम जानते हैं इसको कोई पढ़ता इसलिए नहीं है कि इतनी वैल्यू याद कौन करे। तो 2 चीज़ें याद कर लीजिए केवल। आप इनका ऑर्डर याद करने का तरीका हमने बता दिया, क्या है,
रानू मास्टर लिव इन अ विलेज इज गोस्ट, वो याद कर लिया आपने, उसे ऑर्डर याद हो गया। अब हमने जो सबसे पहले रानू दिखा था, रानू साहब की सबसे ज़्यादा क्या कम थी, फ्रिक्वेंसी कम थी, एनर्जी कम थी, वी मतलब मतलब फ्रिक्वेंसी कम थी और वेवलेंथ लंबी लंबी छोड़ते थे, नहीं मतलब वेवलेंथ लंबी होती है ना। तो जो हमने रानू मास्टर बताया है, इसमें बढ़ते हुए फ्रिक्वेंसी में हमने लिखा है और घटते हुए वेवलेंथ में लिखा है। तो 90% केस में ये पूछा क्या जाता है, ये 7 में से 4 कोई दे देंगे उल्टा सीधा और आपसे कहेंगे इनको बढ़ते हुए फ्रिक्वेंसी या घटते हुए उसमें लिखिएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।